हेलो वेलकम स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पे। और मैं नरेंद्र सर फ्री लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10 सोशल स्टडी का नया वीडियो। माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाला है, तो उसके कुछ रीजंस रहे हैं, लेकिन अब जो अपनी क्लासें हैं वो वापस रेगुलर चलती रहेगी। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी का पार्ट 2। डेमोक्रेसी पार्ट फर्स्ट में अपन ने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। कुछ पार्ट रह गया था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि सर पार्ट 2 जो है रह गया वो पढ़ाइए, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया कि सर आप कंटिन्यू क्लास लेते रहें, मतलब ये है कि मतलब स्टूडेंट्स जो है क्लासेस कंटिन्यू देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्लासेस वापस कंटिन्यू होने वाली है। आज का अपना जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे क्रिटिकल जो है एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये अपना रह गया था, तो ये पढ़ने वाले हैं। इसको समझने के लिए प्रॉपर वे में अपन समझें, उसके लिए दो चीज़ें अपन की पढ़ेंगे, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब उसके लिए आप देखेंगे कि बर्फ जो है, ठीक है, वो एक सोशलिस्ट है, उसने जो है डेमोक्रेसी को बहुत ही, ठीक है, नेगेटिवली लिया है। वहीं लॉवेल जैसे जो सोशलिस्ट है उन्होंने उसको बहुत अच्छा कहा है। तो इसके जो प्रॉपर अपन अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके लिए देखेंगे सबसे पहले मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, देन डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर उसके बाद अपन फाइनल डिसीजन पे पहुंचेंगे कि डेमोक्रेसी वो है गुड है या बस जो है अच्छी नहीं है, बेटर नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद उसकी जो देखेंगे कि अगर ये बेटर है तो क्या क्या ऐसी प्राइमरी नीड्स है जो अपने को ज़रूरी है इसको फुलफिल करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स अब अपन देखते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी अपनी जो डेमोक्रेसी है उसके क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या उसके जो है गुण हैं, उनके बारे में। तो नंबर 1 इसके टोटल 12 है मेरिट्स है, उनमें से अपन देखेंगे। नंबर 1 है इंक्रीज पब्लिक इंटरेस्ट, एफिशिएंस गवर्नमेंट, पब्लिक एजुकेशन टूल ऑफ मॉरल एजुकेशन, ठीक है, पाट्रियोटिक एजुकेशन, रिवोल्यूशन प्रोटेक्शन, एजुकेशन बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड फ्रीडम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन independent and impartial judiciary, assistant in the process of art, literature, culture and science, faith in constitutionalism, powerful governance and supporter of world peace। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस, क्योंकि जैसे आप लोग देखते हो जहाँ डिक्टेटरशिप होती है वहाँ क्या सोल्जरिज्म है वो ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। वहाँ पे ठीक है लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आप नॉर्थ कोरिया में देख लो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, डिक्टेटरशिप की वजह से बहुत ज़्यादा जो है लड़ाइयाँ होती है। तो यहाँ अपन देखेंगे कि डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड पीस, विश्व शांति को समझौता देती है, सपोर्ट करती है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इंक्रीज पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है भाई। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डेमोक्रेसी में जो मेन रोल होता है वो होता है पब्लिक का। तो जो पब्लिक होती है वो इंटरेस्ट अगर नहीं लेगी, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वहाँ डिक्टेटरशिप है। और अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ मेन जब काम ही पब्लिक का है, तो आप लोगों ने अगर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, जनता का, जनता के लिए, ठीक है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ठीक है। और मतलब कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि जनता ही इसमें शासन करती है। मतलब कहने का मतलब इसका जो मेन जो गवर्नेंस है वो किसके हाथ में होती है, पब्लिक के हाथ में। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो डेमोक्रेसी है उसमें पब्लिक जो है उसका इंटरेस्ट मेन होता है। सेकंड अपन कहेंगे एफिशिएंस गवर्नेंस, ठीक है, यानी ये जो भी गवर्नेंस होती है वो जनता के लिए, ठीक है, एफिशिएंस होती है, मतलब जनता को पूरी तरीके से उसकी कार्यकुशलता, ठीक है, वो कंप्लीट करनी पड़ती है। क्योंकि जनता अगर वो उस एफिशिएंस नहीं होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्शन में जनता उसको वोट नहीं देगी, ठीक है, तो दूसरी गवर्नेंस आ जाएगी। थर्ड है पब्लिक एजुकेशन टूल, ठीक है। अब जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी पब्लिक के एजुकेशन का टूल है। कैसे है, ठीक है, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जनता इससे कुछ सीखती है, ठीक है। उसका लोकतंत्र है वो पब्लिक को एजुकेट करता है बार बार कि आपके ये आपकी पावर्स है, ये आपके राइट्स है, ये ऐसा है, आप ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो इसमें, ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में। मतलब पब्लिक जो है वो इसमें गॉड होती है, मतलब सर्वे सर्वा होती है इसमें, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट डिसीजन वो पब्लिक के हाथ में होता है।
टूल ऑफ मॉरल एजुकेशन, ठीक है भाई। ये जो लोकतंत्र है, ये जो डेमोक्रेसी है, वो अपने को मॉरल एजुकेशन भी प्रोवाइड कराता है। किस तरीके से कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर रिलीजन्स के, हर कल्चर के, ठीक है, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो उन सब लोगों को, ठीक है, एक, ठीक है, मॉरली, ठीक है, ब्रदरहुड उनमें, ठीक है, डेवलप होता है, जिसकी वजह से मॉरल जो है एजुकेशन है वो अपने को मिलती है डेमोक्रेसी से। नेक्स्ट अपन देखते हैं पैट्रियोटिक एजुकेशन, ठीक है भाई। पैट्रियोटिक मतलब अपन कहेंगे देशभक्ति, मतलब वह एजुकेशन जो अपने को देशभक्ति सिखाती। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हर कम्युनिटी का, हर कास्ट का, हर रिलीजन्स का, हर स्टेट का जो है अपन कह सकते हैं अपनी कंट्री को फ्रीडम करवाने के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो सब लोग उसमें क्या होता है टोटली इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। कुछ अपने जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, उनमें सब अपन एक हो जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि या फिर डिक्टेटरशिप होती है, तो जैसे अपन कह सकते हैं कि काफ़ी स्टेट है जिनमें, ठीक है, जो कलर जो है उसका मतलब डिवाइड किया हुआ है कि गोरे और काले, ठीक है। तो उनके बीच में जैसे अमेरिका है तो उनमें, ठीक है, जो है फाइट चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, सब इक्वल है, जिसकी वजह से क्या होता है अपनी कंट्री के लिए, ठीक है, उनके अंदर जो है एक कह सकते हैं प्रेम, एक लव है वो अपनी कंट्री को लेकर के होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पैट्रियोटिक एजुकेशन जो है डेमोक्रेसी अपने को देती है। देन है रिवॉल्यूशन प्रोटेक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये कि अगर डेमोक्रेसी है इसमें हर चीज़, ठीक है, वो पावर दिया, ठीक है, सबके पास अलग अलग, इसमें मतलब पावर किसी एक आदमी के पास नहीं है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है पावर टोटली एक आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, तो ठीक है, वो जिसने जो वर्ड उसने बोल दिए वही उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, जो उसने डिसीजन दे दिया वही उसकी जुडिशियरी होती है, मतलब फाइनली होल एंड सोल टोटल पावर एक पर्सन के पास होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है पावर टोटली डिवाइड होता है और सब एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, ठीक है, मतलब टोटल फ्रीडम किसी के पास नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के ताले की चाबियां एक दूसरों के पास होती है, जिसकी वजह से वो कभी भी रॉन्ग डिसीजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो प्रॉपर डिसीजन होगा सब एक दूसरे के साथ कंटिन्यू, ठीक है, कनेक्ट होंगे, तो क्या होगा कुछ, ठीक है, रिवॉल्यूशन जैसी कंडीशन आएगी ही नहीं। और अगर ऐसी कंडीशन आती भी है तो क्या होगा अपनी जो जुडिशरी है या अपनी, ठीक है, जो भी गवर्नेंस है, ठीक है, तो जुडिशरी उस गवर्नेंस को डिस्ट्रॉय कर सकती है, पब्लिक उस गवर्नेंस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ऐसी जो, ठीक है, कंडीशंस अगर आती है तो उसमें अपने को क्या करना है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो रिवॉल्यूशन की जो है कंडीशन अपन ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर होता है, ठीक है, मतलब पहली बात ऐसी सिचुएशन आती ही है डेमोक्रेसी में, अगर होता है तो उसके क्या करना है, किस तरीके से करना है, किसके पास पावर चली जाएगी, ठीक है, या अपनी गवर्नेंस है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, तो उसका जो भी टोटल कंट्री का जो भी टोटल काम है वो कौन करेगा। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले फिक्स्ड है, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो आती नहीं है, तो डेमोक्रेसी है रिवॉल्यूशन का प्रोटेक्शन करती है। देन उसके बाद अपन देखेंगे एजुकेशन बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड फ्रीडम। जो अपनी जो एजुकेशन है वो टोटल इक्वली और फ्रीडम पे डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी एज का हो, किसी भी रिलीजन से हो, तो वो सारी चीज़ें उसमें क्या है अपन उसमें डिवाइड नहीं कर रखा, सब लोग उस, ठीक है, उसके ऊपर इक्वली, ठीक है, उनके पास जो है उसकी पावर है, ठीक है, और फ्रीडम है सबके पास में, वो कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट में, ठीक है, जाकर के एजुकेशन ले सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूट का पार्ट बन सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर के जॉब कर सकता है। तो जो डेमोक्रेसी है वो अपने को राइट देता है बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड फ्रीडम एजुकेशन का। नेक्स्ट अपना पॉइंट अपन देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्टियल जुडिशरी, ठीक है। इंडिपेंडेंट सबसे मेन अपना जो है कि अपनी जो कार्यपालिका है, ठीक है, जो है वो अगर कुछ गलत डिसीजन ले रही है, ठीक है, पब्लिक के अगेंस्ट अगर वो जा रही है, तो जो अपनी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और इम्पार्टियल है उस डिसीजन को कैंसिल करने के लिए और पब्लिक के हित के अंदर काम करने के लिए। देन पॉइंट 9 है असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड साइंस, ठीक है। ये जो चीज़ है मतलब रेगुलरली चल रही है, इसका प्रोसेस भी चल रहा है, ठीक है, प्लस पॉइंट भी है अपने पास,
लेकिन ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसमें इनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई स्टॉप पॉइंट है वो नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा प्रोग्रेसिव रहती है और डेमोक्रेसी हमेशा इनको सपोर्ट करती है कि कल्चर, लिटरेचर और साइंस है, आर्ट है, ये कंटिन्यू प्रोग्रेस में चलते रहे। तो ये भी इसकी मेरिट्स में काउंट होता है। देन 10th पॉइंट है फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही प्लस पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है उसके अंतर्गत मतलब हर व्यक्ति जो है जुडिशरी पे डिपेंड है। ठीक है, जो भी अपनी कार्यपालिका है अगर वो रॉन्ग डिसीजन लेती है तो जुडिशरी है उसके अगेंस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने को इसका राइट देता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसके अंदर डेमोक्रेसी के साथ में अपन चलते हैं तो अपने को हर जो पब्लिक है उसको उसके ऊपर फेथ होता है। ठीक है, ये डेमोक्रेसी की मेरिट्स हो गई। 11th इसकी मेरिट्स है कि पावरफुल गवर्नेंस। इससे क्या होगा कि सबसे पहली बात तो ये देखेंगे कि जो गवर्नेंस है उसको डिसाइड कौन करता है? पब्लिक करती है। ठीक है, तो अब पब्लिक की कुछ भी जो भी कमियां हैं, ठीक है, या जो भी प्रॉब्लम्स है वो गवर्नेंस के सामने पब्लिक जो है वो रखती है। ठीक है, प्रेजेंट करती है। देन उसके बाद उनके अकॉर्डिंग जो प्लान्स क्रिएट करने हैं, जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, वो सारा गवर्नेंस को करना पड़ता है। अगर नहीं करती है तो पब्लिक अगले इलेक्शन में उस गवर्नेंस को वापस नहीं आने देगी। तो कंटिन्यू पब्लिक के वोट्स के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट को खींचने के लिए, ठीक है, गवर्नेंस जो है वो प्रॉपर काम करेगी। तो डेमोक्रेसी की जो गवर्नेंस होगी वो पावरफुल होगी अगेंस्ट डिक्टेटरशिप के। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, ना पब्लिक का फायदा देखा जाता। उसमें जो डिक्टेटर होता है वो केवल और केवल अपना फायदा देखता है। ठीक है, देन 11th है सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड पीस। 12th है सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड पीस। ये अपन देख चुके हैं कि मतलब ये कभी भी ये नहीं चाहता कि सोल्जर्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करूं। ठीक है, अपने जो नेबरहुड कंट्रीज़ है, ठीक है, अपनी जो नेबरियस कंट्रीज़ है उन कंट्री के साथ में मेरा रिलेशन है वो अच्छा हो, केमिस्ट्री मेरी अच्छी हो। ठीक है, उनके साथ में कभी फाइट नहीं हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब फ्रेंडली रिलेशन सबके साथ ब्रदरहुड मेंटेन कर सके, इस चीज़ को जो है डेमोक्रेसी सपोर्ट करती है। तो जब ब्रदरहुड क्रिएट होगी, ठीक है, तो फाइट का या वॉर का जो है वो सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होगी। तो ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड पीस की सपोर्टर है। तो ये सारी थी डेमोक्रेसी की मेरिट्स। ठीक है, तो अपन इनका क्रिटिकल एग्जामिनेशन ले रहे हैं तो अपन ने इसकी मेरिट्स देखी, अब देखेंगे इसकी डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स में कुछ 10 टोटल डीमेरिट्स है, वो देखो क्या क्या है। नंबर 1 है पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑफ डेमोक्रेसी इलिजिबरी। ठीक है, apathy of the intelligence, confusion of the academic importance, democratic freedom and equality are illusory, side effect of political parties, unresponsive government, wastage of the public time and money, indifferent voter, weak governance, democracy does not support world peace। ये टोटल इसके 10 जो है डी मेरिट्स है। अब ये पहले सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये जो चीज़ें है ना, ये जो भी एसएसटी के जो भी रिसर्चर है या जो इसके बारे में अपने, ठीक है, अपनी जो भी वोट वगैरह देते हैं अपना, ठीक है, इमोशंस लोगों के सामने, चाहे वो एज ए बुक हो, चाहे मीडिया हो, किसी भी रूप से वो पब्लिक के सामने देते हैं ना, तो उनकी, ठीक है, उनका जो है फीलिंग्स, उनकी जो राय है वो किस साइड में है, उनके अकॉर्डिंग से ये जो मेरिट्स और डीमेरिट्स निकलती है। कुछ लोग उसको अच्छा कहते हैं तो उसके मेरिट्स में आ जाता है, कुछ लोग उसको बुरा कहते हैं तो उसकी डीमेरिट्स में काउंट होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी डीमेरिट्स। पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑफ डेमोक्रेसी इलिजिबरी। ठीक है, सबसे बड़ी रियल में ये वास्तविकता में ये कमी है। ठीक है, ये इसका एक डीमेरिट्स, रियल डीमेरिट्स है। ठीक है, माना तो जाता है कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन होता क्या है रियल में, कुछ जैसे 100 में से 90% क्या होता है कि वही व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होता है जिसके पास पैसा हो। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, कुछ पैसे का पावर, ठीक है, कुछ उसकी कास्ट का पावर, कुछ उसके रिलीजन का पावर, ठीक है, कुछ उसकी पार्टीज़ के, ठीक है, जो एजेंडा है उनके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वो पब्लिक को पार्टिसिपेशन तो करता है लेकिन उसमें वहाँ पे अपनी डेमोक्रेसी नहीं होकर के वो क्या हो जाती है भाई, वो भीड़ तंत्र हो जाता है। ठीक है, वो लोकतंत्र नहीं रहता, फिर मतलब केवल एक भीड़ हो जाती है जिसको का काम क्या होता है, उसका केवल और केवल काम होता है जो उनके जो लीडर्स होते हैं उनको फॉलो करना। ठीक है, काफ़ी आप टीवी न्यूज़ वगैरह में देखते हो, ठीक है, कि रैली वगैरह में काफ़ी भीड़ होती है, उनको पूछा जाता है कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हो, या जैसे कुछ
ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई भी नया रूल जो है वो लागू किया या कुछ नई चीज़ गवर्नमेंट ने, ठीक है, पब्लिक के लिए लेके आए, तो उसके अगेंस्ट में पब्लिक बहुत जल्दी खड़ी हो जाती है। ठीक है, मतलब कोई भी जो अभी गवर्नमेंट में है, ठीक है, वो कुछ भी नया लेके आती है तो जो अपोजिट जो पार्टीज है वो उसके अगेंस्ट हो जाएगी। तो उनके जो भीड़ है उनसे आप पूछोगे कि आप किसके अगेंस्ट आए हो, क्या चीज़ आप किसका आप विरोध करने आए हो, आप ये जो भी रैली वगैरह निकाल रहे हो, आप ये जो भी, ठीक है, स्ट्राइक्स वगैरह कर रहे हो, ये स्ट्राइक क्यों कर रहे हो, आपको पता है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे आप राफेल का ले लो, अभी राफेल के ऊपर बहुत सारे लोगों ने, तो उन लोगों को पता था कि हाँ मोदी जी ने पैसा चोरी किया है, हमें ऐसा पता चला है, घोटाला किया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो क्यों आए हैं। बस उनको दिमाग में कुछ चीज़ें डाल दी जाती है, बस अब वो सही है गलत है उसके ऊपर वो डिसीजन नहीं कर पाते। तो वहाँ पे अच्छे या बुरे वो चीज़ नहीं होकर के वहाँ केवल क्या रह जाती है, भीड़ हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे ये अपने लोकतंत्र की एक डीमेरिट्स रियल में है। दूसरी एपैथी ऑफ द इंटेलिजेंसिया, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब रियल में डीमेरिट्स है। क्या होता है कि भीड़ में 70 से 80% ऐसे लोग होते हैं जो केवल फॉलो करना जानते हैं। ठीक है, तो बाकी जो 10 या 15% जो इंटेलिजेंसी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इस भीड़ का मुकाबला वो कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, वो चुप रहते हैं। ठीक है, वो अपना न तो सजेशन किसी को देते हैं ना अपना वोट किसी को दे पाते हैं। ठीक है, तो ये भी सबसे बड़ी कमी, क्योंकि इंटेलिजेंट जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो अगर सजेशन देंगे नहीं, लोगों तक वास्तविकता नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, वैसे काफ़ी कुछ चेंज आ रहा है मीडिया के द्वारा, लेकिन मीडिया में भी कभी कभी क्या होता है, मीडिया भी कभी कभी वही चीज़ दिखाती है जो पॉलिटिकल पार्टीज दिखाना चाहती है। ठीक है, अभी जैसे आप लोग देखो, ठीक है, कोरोना को लेकर के ही देख लो, अभी तक यही गणित चल रही है कि इंडिया में 20 लाख केस हो गए, 80 लाख हो गए, 90 लाख हो गए, 1 करोड़ से बाहर जा रहा है, इंडिया वर्ल्ड में 1 नंबर पे आने वाला है, दूसरे नंबर पे भी चल रहा है। लेकिन वो ये कभी नहीं कहते कि अभी कहने लगे हैं, पहले स्टार्टिंग में ऐसा कभी नहीं कहा जाता था कि इतने हैं, इतने सही हो गए, एक्टिव केस कितने। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा कहा जाने लगा है, जैसे राजस्थान में के इतने केस थे, इतनों की डेथ हो गई, इतने अभी एक्टिव केस है। यानी अगर आप टोटली आप देखो तो 1 करोड़ जो है उसमें से लगभग 80 से 90 लाख लोग सही हो चुके हैं, केवल 8 से 10 लाख लोग ही हैं। ठीक है, तो अब क्या 135 करोड़ की जो जनसंख्या है, ठीक है, क्या उसमें से 10 लाख अगर इस मरीज इस बीमारी से बीमार हैं, तो क्या ये बहुत बड़ा आंकड़ा है? क्या ये अपने को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लेने वाला आंकड़ा है? नहीं, क्योंकि आज आप अगर देखो, ठीक है, अच्छा दूसरी बात, आप कभी एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है, ये मैं अपनी राय बता रहा हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं किसी को कुछ बुरा कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी कोरोना में, ठीक है, वो पॉजिटिव था या नहीं था, डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, अपन ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ रियल में वो पॉजिटिव है, अपने को उस चीज़ के बारे में नॉलेज भी नहीं था, उसकी डेड बॉडी भी अपने को नहीं मिल रही। तो क्या ऐसा हो सकता था कि जो गिरोह हैं, जो बॉडी के पार्ट्स की जो है वो, ठीक है, लेन देन का काम करते हैं, सप्लाई करते हैं एक दूसरे से, क्या ऐसा हो सकता था कि कोरोना पॉजिटिव के नाम से बॉडी के पार्ट्स भी बेचे जा रहे हो? क्योंकि अपने को डेड बॉडी दी नहीं जा रही थी, तो अपने को क्या पता कि उस डेड बॉडी के कौन से पार्ट उन्होंने निकाल लिए हैं, कौन से पार्ट अंदर नहीं है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, 100 में से 1 या 2 ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि कल परसों 2-4 दिन पहले मैंने एक व्हाट्सएप पे वीडियो देखा था, ठीक है, टीवी में भी आया था, वो उसका वायरल टेस्ट हुआ था, उसमें भी वो रियल में अच्छा निकला था। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल था, उस प्राइवेट हॉस्पिटल में रियल में एक बंदे को लेके गए, वो पॉजिटिव था या नहीं था, उसको पॉजिटिव बता दिया गया, फिर बाद में उसके यहाँ पे पेट में चीरा लगा हुआ था, बाद में पता चला कि उसका लीवर और गुर्दे जो है वो निकाल लिए गए और उसकी डेथ हो गई। तो मतलब ये जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका भी लेन देन का काम हो सकता है। तो अब धीरे धीरे पब्लिक जागरूक हुई है मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है वो धीरे धीरे कम होने लग गई है। ठीक है, देखते हैं थर्ड पॉइंट, कन्फ्यूजन ऑफ एकेडमिक इम्पोर्टेंस। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है
कि अभी अपन देखें कि अभी अपन ने देखा कि वो देशभक्ति की, नैतिक शिक्षा, ठीक है, सामाजिक शिक्षा, वो सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में मिलती है। लेकिन अभी आपको मैंने जस्ट 2 मिनट पहले बताया कि वोट कौन लड़ता है? जिसके पास पैसा होता है वो पैसे के दम पे जीत जाता है। 100 में से 90% चांस यही होता है, ठीक है। तो अब जो ऑलरेडी वहाँ पे जब सारे लीडर्स पैसे देके जा रहे हैं, तो ऑलरेडी सब वो जो वहाँ पे जाकर के बैठ रहे हैं, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के उसके अकॉर्डिंग जो लॉज मेकिंग करेंगे, ठीक है, जो अपनी कार्यपालिका उसमें जितने भी लोग बैठे हैं, तो वो सबसे पहले किसका सोचेंगे? सबसे पहले उनका खुद का सोचेंगे, ठीक है, कि मेरे लिए ये चीज़ जो मैं बना रहा हूँ वो मेरे लिए प्रॉफिट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो पैसे वाले लोग हैं उनको उसका प्रॉफिट मिलेगा, और जो गरीब लोग हैं वो धीरे धीरे गरीबी में ही रहते जाएंगे, उनको उस चीज़ का फायदा नहीं मिल पाता है। तो ये भी अपन कह सकते हैं कंफ्यूजन है इसका। डेमोक्रेटिक फ्रीडम एंड इक्वलिटी आर इलिजिबल, ये भी बिल्कुल सही बात है। अभी आप देखो तो मतलब गरीब आदमी है, ठीक है, वो कोरोना में आपने देखा कि पैसे वाले की किसी की भी डेथ नहीं हुई, ठीक है, जो भी मरा वो सब गरीब मरे, ठीक है। मतलब जितनी भी डेथ हुई, अब चाहे कोई पॉलिटिकल हो, पार्टी से रिलेटेड कोई लीडर हो, ठीक है, कोई सोशलिस्ट हो, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो बड़ा, या कोई रियलिटी शो या फिल्म्स इंडस्ट्री का कोई भी, ठीक है, नामचीन चेहरा हो, फेस हो, तो वो सब लोग क्या हुआ, उनमें से किसी की डेथ हुई क्या कोरोना से? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास पैसा था, तो उन लोगों ने पैसा फेंका और सारी फैसिलिटीज़ उनको मिल गई। लेकिन जो गरीब थे उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिली, उन लोगों से व्यवहार भी ऐसा किया जाने लगा जैसे उन्होंने वो इस दुनिया का सबसे बुरा काम कर दिया हो, और उनको लोग देखना नहीं चाहते। मतलब एक जानवरों से भी बदतर उनके साथ बर्ताव किए गए। तो अपन ये कह सकते हैं कि जिनके पास मतलब अपनी कंट्री में 2 वर्ग डिवाइड हो गए, एक तो पैसों वाला, एक अमीरों वाला, ठीक है। तो जो अब रियल में कागजों में कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो सारे पैसे वालों के लिए बने हुए हैं, और बोला जाता है उनके लिए, ठीक है। तो सब पब्लिक के लिए जो है इक्वलिटी और फ्रीडम है, ये इलीजरी है, केवल इलीजरी, ये प्रॉपरली ऐसा नहीं होता है। आप अगर जाके देखो, ठीक है, छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको, एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं कि मैं बाइक लेके जा रहा हूं, ठीक है, पुलिस वाले ने मेरे को रोक लिया, मेरे पास हेलमेट है, मेरे पास, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो ये सोचेगा कि कैसे कुछ ना कुछ रीज़न बना के मेरे से 2-5 रुपये लेने की सोचेगा, या मेरा चालान बनाने की सोचेगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर कोई अच्छी पॉलिटिकल लीडर से कोई कनेक्टेड कोई बंदा वहाँ से आता है, तो वो उसको सलाम भी करता है, उसके बाद उसको नमस्ते भी करता है, और उस बंदे से कुछ लेता भी नहीं है, ठीक है। तो अपन इसमें क्या हुआ कि ये जितने भी मतलब कानून जितना भी है, जितने भी नियम बने हुए हैं, वो सब गरीबों के लिए, और जितने भी गवर्नमेंट के फायदे हैं, जितने भी अच्छे हैं, वो सब पैसे वालों के लिए। मतलब पालन आप करो, गरीब लोग आप फॉलो करो, और हम लोग उनको तोड़ेंगे, हम उन लोग उनको ब्रेक करेंगे। आप लोग ब्रेक करोगे तो आपको सजा मिलेगी, हम लोग ब्रेक करेंगे हमें कोई सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपन इसको कह सकते हैं कि इलीजरी है। साइड इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल ये भी है, ठीक है, चाहे वो कंट्री के लिए अच्छा हो या नहीं हो, ठीक है। अभी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट में है, तो क्या होगा, कांग्रेस क्या करेगी, उसकी हर चीज़ की उसके अगेंस्ट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे पब्लिक की नज़र में अच्छा बनना है, ठीक है। वहीं अगर कांग्रेस गवर्नमेंट में होती तो बीजेपी उसके अगेंस्ट जाती, क्योंकि उसे पब्लिक के नज़र में आना है। तो पब्लिक के नज़र में आने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज अपना फ़ायदा उठाने के लिए ठीक है, इंटरकास्ट, ठीक है, इंटर रिलीजन्स, कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करती रहती है, ठीक है, जिनमें बेनिफिट उन पार्टीज़ का होता है, अपने को भ्रम में डालते हैं, अपने को उकसाते हैं, अपने से कुछ गलत काम करवाते हैं, ठीक है। फ़ायदा उनका होता है, अपना कुछ नहीं होता, वो अपने को शो इस तरीके से करते हैं, ठीक है, भाषण इस तरीके से, स्पीच इस तरीके से देंगे कि वो नहीं, अपने लिए लड़ रहा है ये आदमी, ठीक है, ये देश, ये वहाँ जाकर के ये वहाँ लड़ेगा अपने लिए, अपनी जो भी राइट्स हैं उनके लिए वो जो वहाँ जाकर के लड़ेगा। लेकिन जैसे वो जीत जाता है, उसके बाद पता चलता है कि एमएलए साहब या जो भी नेताजी हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं है पब्लिक से मिलने के लिए। तो ये भी अपन कह सकते हैं। फिर है अनरेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अनरेस्पॉन्सिव क्यों हो जाती है? क्योंकि ज़मीनी जो हालात है वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाते, या पहुंचते भी हैं तो उनके कुछ पीए या उनके जो असिस्टेंट होते हैं, या उनके जो, ठीक है, आप सब लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, उनके पुलिस से रिलेटेड कुछ ना कुछ केसेस चलते होते हैं, ठीक है। तो क्या अब उस सिचुएशन में क्या होगा, एक अच्छा आदमी वहाँ नहीं आ पाता है, ठीक है, पॉलिटिक्स में, तो वो जो गवर्नेंस है, वो अच्छे लोग अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो क्या होगा,
अच्छी चीज़ें नहीं होगी, पब्लिक को उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, तो वो जो गवर्नेंस है वो अनरेस्पॉन्सिव हो जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वेस्टेज ऑफ पब्लिक टाइम एंड मनी। अब देखो इसमें पब्लिक का टाइम और मनी किस तरीके से वेस्ट होता है। जैसे आपको सबको पता है कोई भी नया कानून बनता है, कुछ भी नई प्रक्रिया होती है तो उसमें ठीक है लोकसभा और जो राज्यसभा होते हैं उनके सदन बुलाए जाते हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारी बहस होती है काफ़ी टाइम तक, ठीक है। अगर वो अच्छा नहीं है तो पब्लिक नुकसान करती है, गवर्नमेंट के सामानों को गाड़ियाँ जला देती है, अगेंस्ट सड़कों पर आ जाती है, तो उससे पब्लिक का पैसा और जो टाइम है वो वेस्ट होता है। ये फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस इसमें देखो क्या होता है, ठीक है, जो इलेक्शन होती है, इलेक्शन में लाखों रुपए खर्च करते हैं एमएलए। अब जो आदमी एक इलेक्शन, सरपंच का इलेक्शन जीतने के लिए, अभी आप सबको पता है सरपंच के इलेक्शन चल रहे हैं, तो एक सरपंच का इलेक्शन जीतने के लिए सरपंच की सैलरी ज़्यादा नहीं होती, 5 से 6 हज़ार रुपये उसकी पर मंथ सैलरी होती है, लेकिन आप उसमें देखोगे अभी सरपंच जो बन रहे हैं वो लाखों रुपये, ठीक है, इलेक्शन जीतने के लिए खर्च कर देते हैं। तो अब 5,000 की सैलरी से देखोगे तो क्या उसका वो रिकवर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उस समय क्या होगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो उनकी इलेक्शन में कितना पैसा खर्च हुआ, कितना टाइम खराब हुआ, ठीक है। तो अपन ये देख सकते हैं कि ये जो इस तरीके से बहुत सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट का वेस्ट हो रहा है। उनकी प्रोटेक्शन के लिए अलग, उनकी ड्यूटीज़ जो लगेगी इलेक्शन करवाने वाले की वो अलग, ईवीएम का पैसा, आना जाना खर्चा, ठीक है, उसकी टीम बना, अलग अलग टीमें बनेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट बनेंगे, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अब उसके बाद में उसकी सिचुएशन क्या होती है कि अब जो आदमी इतने पैसे खर्च करके सरपंच बना है, तो सबसे पहले उसका मेन मोटो क्या होगा कि जो सरपंच बनने के लिए जो मैंने पैसा खर्च किया है, सबसे पहले वो मेरा पैसा मैं रिकवर करूं। तो अब वो रिकवर करने के चक्कर में क्या होगा, जहां लाख रुपए खर्च करने होंगे, गवर्नमेंट की तरफ से लाख रुपए का टेंडर आता है, वहां 50 ही खर्च होगा, ठीक है। तो काम तो होगा लेकिन अच्छी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, या फिर केवल उस पे मिलने वालों के ही, ठीक है, फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे भी अपन ये कह सकते हैं टाइम और पैसा खराब होने वाला है। फिर है इंडिपेंडेंट वोटर, ठीक है भाई। इनडिफरेंट वोटर कैसे, अभी आप लोग देखते हो कोई भी इलेक्शन होता है जिसमें 100% वोटिंग आज तक नहीं हुई। रीज़न क्या है कि कुछ लोग उसमें जो भी वोट खड़े होते हैं तो उसमें अच्छे लोग, कह रहा हूँ ना, पार्टिसिपेट ही नहीं करते, ठीक है, वो ऑलरेडी, ठीक है, एपैथी रहते हैं, मतलब उनसे उदास रहते हैं, वो मतलब उस चीज़ में पार्टिसिपेशन करना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि अच्छा लोग अगर खड़ा होता है तो हार भी जाता है तो उसकी इज्जत जो है वो दाव पे रहती है उसमें। तो उस सिचुएशन में ये लोग, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग वहाँ खड़े होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वोटर जो है वो प्रॉपर अच्छा कैंडिडेट नहीं चुन पाते, जिसकी वजह से 50, 60 या 70% वोटिंग होती है, ठीक है। बाकी जो 30% वोटर होते हैं उनको वो दोनों अच्छे नहीं होते, तो नोटा का ऑप्शन है, लेकिन फिर भी क्या नोटा के पास सबसे ज़्यादा वोट चले जाएंगे तो क्या होगा, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो भी मतलब अपन ये कह सकते हैं कि वोटर जो है, पॉलिटिशियंस जो है जितने भी हैं उनसे, ठीक है, क्लियरिफाई नहीं होते, जिसकी वजह से पूरी तरीके से वोट नहीं दे पाते। तो जब तक 100% वोटिंग नहीं हो रही तो रिजल्ट कैसा आएगा। जब 60% वोटिंग हो रही है तो 60% में से रिजल्ट भी वैसे ही आता है। तो ये भी इसका नुकसान है कि जो वोटर है वो प्रॉपर नहीं, ठीक है, अपना जो है ड्यूटी वो प्रॉपर नहीं करती। वीक गवर्नमेंट। अब वीक गवर्नमेंट में क्या है, इसमें सबसे बड़ी कमी देखो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है। अभी जैसे अपना राजस्थान पे ले ले, राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की है, सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रहती है हर चीज़ में, तो प्रॉपर कम्युनिटी भी नहीं हो पाती, ठीक है, इनके बीच में प्रॉपर केमिस्ट्री भी नहीं अच्छी बैठ पाती, जिसकी वजह से वो नुकसान किसको उठाना पड़ता है, पब्लिक को, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं डेमोक्रेसी डज नॉट सपोर्ट वर्ल्ड पीस। अब इसमें क्या कहते हैं भाई कि वर्ल्ड पीस को सपोर्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि बड़ी बड़ी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, यूरोप में फ्रांस है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अपन ये देखते हैं कि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ है वो दूसरे देशों में प्लांट किए होते हैं, जैसे अमेरिका की है, चाइना की है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ वो एक दूसरे देशों में प्लांट की होती है, तो उनसे उनको इनकम आती रहती है, तो पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री के पास। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वो लोग जो भी वॉर है उनके अंदर पैसा, जैसे अपनी इंडिया में पाकिस्तान के, चाइना के पास बहुत पैसा है, तो वो पाकिस्तान को काफ़ी लोन दे रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कंटिन्यू इंडिया पे अटैक कर रहा है, ठीक है। अभी नेपाल को भी वो कंटिन्यू पैसा दे रहा है, तो नेपाल को भी अपने, ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से भी अपन कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी वर्ल्ड पीस को सपोर्ट नहीं करती। तो स्टूडेंट ये था अपना इसका,
ठीक है, जो मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है, इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन अपन ने देखा, और इसके अलावा कुछ टॉपिक्स 2-3 छूट गए हैं जो अपन अगली वीडियो में देखेंगे। और अब आज के बाद आपके पास जो भी वीडियो आने वाले हैं वो कंटिन्यू आएंगे, तो बिल्कुल आप बने रहें अपने सोलंकी स्टडी पॉइंट के साथ में और देखते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि आपके कमेंट जो है मुझे मोटिवेट करते हैं, तो मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए रोज़ लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।